दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए रसायन विज्ञान के पेपर को लेकर आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 21-22 के लिए रसायन विज्ञान के पेपर का सलूशन देखेंगे। दोस्तों इसमें सभी प्रश्नों को जो भी होगा उसका उत्तर देखेंगे। अभी तक आप लोगों को कहीं पर भी इसका सलूशन नहीं मिला होगा दोस्तों, तो इस वीडियो में हम इसका सलूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपका जो पूर्णांक दोस्तों 70 नंबर का है, आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल पे मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, आपका समय 3 घंटा है। निर्देश दोस्तों आप पे पढ़ लीजिएगा। हम चलिए देखते हैं सीधे प्रश्नों को। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमारा पहला प्रश्न आ चुका है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। तो पहला आपका दिया है, एफ उपकोष में कक्षाओं की संख्या होगी। तो दोस्तों एफ उपकोष में कक्षाओं की जो संख्या होती है 7 होती है। तो यहाँ पे देखिए, आपका 7 जो है सही हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा आता है, इन तत्वों में से किसका आयनन विभव सबसे अधिक होगा। दोस्तों आयनन विभव किसका अधिक होगा, तो इसमें सोडियम और मैग्नीशियम दिया है। तो सोडियम का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे आपका सोडियम सही हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा आता है, निम्न में से कौन सी एंथैल्पी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है। तो इसमें देखिए, संभवन की एंथैल्पी, दूसरा है विलयन की एंथैल्पी, और तीसरा है गहन की एंथैल्पी, और चौथा है जल अपघटन। तो दोस्तों इसमें से आप इसका उत्तर देख लीजिएगा। दोस्तों मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पाया दोस्तों। तो चलिए हम आगे वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला हमारा जो चौथा प्रश्न दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 13, बी वाला है 10, सी है 7.4 और डी है 6.8 है। दोस्तों रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। तो यहाँ पे आपका 7.4 सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है पांचवा, NaCl का जलीय विलयन तो कैसा होगा, यहाँ पे बताना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पहला दिया है क्षारीय, दूसरा है अम्लीय, तीसरा उदासीन और चौथा है कोई नहीं। दोस्तों जब NaCl को, यहाँ पे देखिए NaCl को जब हम जल में डालते हैं तो दोस्तों NaCl टूट जाता है Na+Cl- में और H2O में मिल करके NaOH बना देता है दोस्तों, NaOH। और इधर यहाँ पे ऑक्सीजन और क्लोरीन इधर उसमें जल में रहते हैं। तो यहाँ पे NaOH बनता है दोस्तों। तो NaOH क्या होता है, एक क्षार होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि NaCl का जलीय विलयन क्षारीय होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा क्षारीय, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका छठवां प्रश्न। देखिए इसमें, यदि किसी जलीय विलयन का पीएच मान 0 है तो वह विलयन होगा। तो दोस्तों यदि किसी विलयन का जो जलीय विलयन है उसका पीएच मान 0 है तो कैसा होगा, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका 0 होगा वह अम्लीय होगा, एकदम अति उच्च अम्लीय होगा। तो यहाँ पे अम्लीय हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें देखिए आपका पहला जो है, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब डैश 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 है। तो यानी क्या बताना है कि वाष्प बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है या घटता है। तो दोस्तों जब ताप बढ़ाते हैं तो वाष्प बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, बनने लगता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ताप का दाब जो होता है, ताप बढ़ाने पर भाप जल्दी जल्दी बनता है तो भाप जो है वाष्प दाब वह बढ़ जाएगा। तो यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा बढ़ता है। तो यानी कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। उसके बाद दूसरा है, एस ब्लॉक तत्व प्रबल डैश 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 होते हैं। तो दोस्तों एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे देखिए अपचायक है या फिर उपचायक है। दोस्तों एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वह अपचायक होते हैं। तो यहाँ पे आपका अपचायक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा आता है, इलेक्ट्रोमेट्रिक प्रभाव एक डैश 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 प्रभाव है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमेट्रिक जो प्रभाव है एक अस्थायी प्रभाव होता है, एक टेम्प्रोरी प्रभाव होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका अस्थायी सही हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा आता है दोस्तों, आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, यहाँ पे बताना है कि घटता है या बढ़ता है। तो जब किसी सारणी में हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है दोस्तों वह घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्यों घटता है, क्योंकि उसमें कोषों की संख्या ज़्यादा होते जाती है, जिससे वह अपने केंद्र से दूर हो जाता है। जब केंद्र से दूर हो जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसीलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाता है। तो यहाँ पे जाएगा दोस्तों घटता है। उसके बाद आपका पांचवा है, न्यूट्रॉन पर डैश 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 आवेश होता है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है, यानी कि उस पर शून्य चार्ज होता है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शून्य चार्ज। उसके बाद देखिए आपका आता है तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए।
तो दोस्तों इसको आप देख लीजिएगा। देखिए आपका पहले पीरियोडिक प्रभाव यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद देखिए अधिशोषण। तो देखिए इसमें दोस्तों ऑप्शन वाला कुछ गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि एक्टिनाइड तत्व इसमें कहीं भी एक्टिनाइड तत्व को नहीं दिया गया है। तो देखिए इसमें अधिशोषण का सोडा लाइम हो जाएगा, तो बचेगा यही। आप इसको देख लीजिएगा इसमें क्या दिया है। तो दोस्तों हम चलिए देख लेते हैं आगे प्रश्नों को। आपका अगला प्रश्न है चौथा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपका इसमें पहला है देखिए 0.0025 में कितने सार्थक अंक हैं। तो दोस्तों इसमें 2 सार्थक अंक हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 सार्थक अंक हैं, तो इसमें हो जाएगा 0.0025 में 2 सार्थक अंक हैं। उसके बाद दूसरा है ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया साथ साथ होती है। देखो कह रहा है ऑक्सीकरण यानी जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसे ऑक्सीकरण, अपचयन जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे कहते हैं अपचयन। जब ये दोनों क्रिया साथ होती है तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अपक्रिया को दोस्तों रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रेडॉक्स अपक्रिया। जब अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद आपका तीसरा है एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र लिखना है। तो एल्केन होता है CnH2n+2। यहाँ पे हो गया CnH2n+2 आपका एल्केन का सामान्य सूत्र हो गया। और देखो एल्कीन का आपका हो जाएगा CnH2n, ये आपका एल्कीन का सूत्र हो गया। और दोस्तों एल्काइन का जो सूत्र होता है आपका CnH2n-2 होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका ये पहला है एल्केन का, दूसरा है एल्कीन का और तीसरा है एल्काइन का। तो एल्केन का हो गया CnH2n+2, एल्कीन का Cn और H2n। उसके बाद CnH2n-2 होगा आपका एल्काइन का। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया पहला जवाब। उसके बाद दूसरा आपका आता है यहाँ पे चौथा है सोरेल सीमेंट क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो सोरेल सीमेंट क्या होता है? तो दोस्तों सोरेल सीमेंट जो होता है वह मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का MgO मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का और MgCl2 का मिश्रण होता है, यानी कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है क्लोरोसिस क्या है। तो दोस्तों क्लोरोसिस क्या होता है? जब किसी पौधे में प्रकाश की उपस्थिति मौजूद हो उसके बाद भी लोहा या मैग्नीशियम और आदि पोषक तत्वों की कमी से जब या फिर किसी बीमारी के कारण उसका जो पर्णहरिम वाला अंग होता है उसमें पीलापन आ जाता है, तो उसे हम क्लोरोसिस कहते हैं। तो दोस्तों ये क्लोरोसिस कहलाता है, यानी कि पीलापन पड़ना किसी भी पेड़ पौधे में। लेकिन कब? जब प्रकाश उपस्थित हो। दोस्तों लाइट जो हो वह उपस्थित हो, लेकिन उसमें क्या हो, आयरन की कमी हो या फिर किसी पोषक तत्व की कमी हो, किसी न्यूट्रिशन की कमी हो, या फिर कोई उसमें बीमारी हो, उसके कारण जो पौधे का क्लोरोफिल वाला भाग होता है उसमें जब पीलापन आता है दोस्तों, तो उसे हम क्लोरोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए होंगे क्लोरोसिस क्या है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपका छठवां है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या है। दोस्तों ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या है? इसमें देखिए जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य में होते हैं तो वे दोनों निकाय आपस में भी एक दूसरे के साथ ऊष्मीय साम्य अवस्था में होंगे। इसी को ऊष्मागति का शून्य नियम कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें से आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये हो गया आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका आता है पांचवा प्रश्न, अणु एवं परमाणु में अंतर लिखिए। तो दोस्तों इसमें बताना तो नहीं है, आप तो लिख लेंगे। अणु क्या होती है? अणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। और क्या होता है? परमाणु जो होता है अणुओं से, दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है। तो अणु क्या होता है? यह कभी स्थिर अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और दोस्तों अणु में पदार्थ का कोई भी गुण नहीं पाया जाता। और अणु जो होता है एक पदार्थ, अणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों इतने अंतर आप परमाणु एवं अणु में लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन सी विधियां हैं। तो इसको जो संतुलित करने की जांच और त्रुटि नियम है और सब दोस्तों बहुत से नियम है इसको सही करने की। दोस्तों तो देखिए इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 7 है, यहाँ पे 8 है हुंड का नियम, और 9 दोस्तों यहाँ पे आपका संयोजन इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। फिर देखिए आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता। दोस्तों ये सब आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको आप अपने से भी लिख सकते हैं। दोस्तों यदि
आपको इन सभी प्रश्नों को लिखने में परेशानी हो या समझने में परेशानी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, उन सभी प्रश्नों के सलूशन मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें टारगेट है कि आप लोग 200 लाइक कम से कम पहुंचा दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छे से इन सभी का उत्तर तैयार करके दे सके दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों यदि आपको इसका उत्तर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।